हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंकित्स क्लासरूम। आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर 4 का पार्ट 2। अगर पहली बार भी इस वीडियो पे आए तो पहले पार्ट 1 देख के आओ, लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दिया हुआ है, क्योंकि पार्ट 1 के बिना पार्ट 2 अधूरा लगेगा। और जो स्टूडेंट्स पार्ट 1 देख के आए उनके लिए क्विक रिकैप। पार्ट 1 में हमने क्या देखा? हमने देखा एक प्रिमिटिव मैन था, कोई लैंग्वेज नहीं थी, उसने एक्सप्रेशन से शुरू किया, सिंबल बनाए, डेलिकेट्स बने, स्क्रिप्ट बनी और फाइनली लिटरेचर का जन्म हुआ। हमने देखा संस्कृत की ग्रेटनेस, हमने देखा 4 वेदास, ऋग वेदा, साम वेदा, यजुर्वेदा और अर्थवेदा। हमने देखा उपनिषद जो लाइफ के सबसे बड़े सवालों का जवाब ढूंढते हैं। हमने देखा रामायण और महाभारत, इंडिया की सोल। हमने देखा गुप्ता पीरियड का गोल्डन एज और कालिदास जैसे जीनियस की कहानियां। हमने देखा गुजराती लिटरेचर, नरसिंह मेहता और मीराबाई। हमने देखा द्रविडियन लैंग्वेज तमिल। वहीं पर हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया था। अब पार्ट 2 में हम आगे बढ़ेंगे, मेडिवल पीरियड में जाएंगे, दिल्ली सुल्तानेट में जाएंगे, मुगल कोर्ट्स में जाएंगे और फिर इंडिया की एशियन यूनिवर्सिटीज देखेंगे, नालंदा, तक्षशिला, वाराणसी और वल्लभी। ये पार्ट 2 इक्वली इंटरेस्टिंग है जितना पार्ट 1 था, क्योंकि इसके अंदर भी रियल हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स है, रियल किंग्स है, रियल पोएट्स और रियल यूनिवर्सिटीज है। तो कंफर्टेबल हो जाओ, पानी वगैरह पी लो और आगे की तरफ हम लोग इस चैप्टर को बढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम एक नए चैप्टर में एंटर कर रहे हैं, हिस्ट्री का, एक लिटरेचर का, दोनों का, मेडिवल पीरियड। अब ये पीरियड कब से कब तक? रफली 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक, मतलब काफी लंबा पीरियड है ये। और इस पीरियड में इंडिया में बहुत कुछ बदला। राजपूत किंगडम्स आए, दिल्ली सुल्तानेट आए, मुगल एम्पायर आया और इन सबके साथ लिटरेचर भी बदलता रहा। टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग, ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ मेडिवल एज इन नॉर्थ इंडिया द लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर वाज संस्कृत। तो शुरू में संस्कृत अभी भी डोमिनेंट थी, ग्रेट वर्क जो भी थे वो संस्कृत में ही लिखे जा रहे थे। अब आता है कश्मीर। अब एक इंटरेस्टिंग चीज, मेडिवल लिटरेचर के 2 पहले इंपॉर्टेंट जो वर्क हुए वो कश्मीर में लिखे गए। ऐसा क्यों? कश्मीर क्यों? क्योंकि कश्मीर उस जमाने में एक मेजर इंटेलेक्चुअल सेंटर था। वहां स्कॉलर्स थे, थिंकर्स थे, राइटर्स थे, एक रिच इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन थी कश्मीर में। पहला काम था सोमदेव का कथा सरित सागर। स्टूडेंट्स, कथा सरित सागर का मतलब ही है ओशन ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ स्टोरी, कहानियों की नदियों का सागर। सोचते हो एक बुक का नाम एक कहानियों का सागर है, इसका मतलब ये है कि बुक एक कंप्लीट यूनिवर्स ऑफ स्टोरीज है। इसमें कहानियों के अंदर कहानियां हैं, कैरेक्टर्स की साइड स्टोरीज है, एडवेंचर्स है, रोमांस है, मैजिक है। ये संस्कृत स्टोरी टेलिंग की एक मास्टरपीस है। दूसरा काम, कल्हाना का राज तरनगिरी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया की पहली प्रॉपरली रिटन हिस्ट्री बुक थी। राज तरनगिरी का मतलब है रिवर्स ऑफ किंग, राजाओं की नदी। कल्हाना ने कश्मीर के राजाओं का सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री लिखी, इवेंट, डेट्स, कैरेक्टर सब ऑर्गेनाइज तरीके से। ये इंडिया में प्रॉपर हिस्टोग्राफी की शुरुआत थी। देयर आर फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक ऑफ इंडिया। ये लाइन टेक्स्ट बुक की है, एग्जाम में आई तो राज तरनगिरी का नाम जरूर लिखना। फिर आता है गीत गोविंद, जयदेवा का मास्टरपीस। Another famous work of this time is Geet Govind by Jayadeva, which is one of the finest poem in Sanskrit literature. जयदेवा एक बंगाली पोएट थे। 12th सेंचुरी के उन्होंने गीत गोविंद लिखा जो कृष्ण और राधा की लव स्टोरी है। लेकिन ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल एलिगेटरी है। कृष्णा का रिप्रेजेंटेशन है गॉड का और राधा का ह्यूमन सोल का, दोनों का मिलन, स्पिरिचुअल यूनियन। गीत गोविंद इतना पॉपुलर था कि ये पूरे इंडिया में फेमस हुआ। उड़ीसा के जगन्नाथ टेम्पल में आज भी गीत गोविंद के वर्सेस गाए जाते हैं डेली पूजा के अंदर। 12th सेंचुरी की पोयम आज भी जिंदा है। स्टूडेंट्स, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट की बात करते हैं, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस का जन्म। ये मेडिवल पीरियड था जब अपाबरम्स लैंग्वेज, ये प्राकृत से डिराइव्ड लैंग्वेज थी, स्लोली मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो रही थी। सोचो एक रिवर है, वो रिवर पहाड़ से निकलती है एक रूप में, फिर नीचे आती है, डिफरेंट ब्रांचेस में बढ़ती है, हर ब्रांच का अपना अलग नाम, अपना अलग कैरेक्टर और अपना अलग कलर हो जाता है। वैसे ही संस्कृत थी, एक ओरिजिनल सोर्स, फिर प्राकृत आया, फिर अपाबरम्स और फिर इन अपाबरम्स से निकली हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगाली, पंजाबी, ये सब मॉडर्न लैंग्वेजेस। ये ट्रांसफॉर्मेशन मेडिवल पीरियड में हुआ था। हिंदी लिटरेचर का जन्म, पृथ्वीराज रासो, वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क इन एन अर्ली फॉर्म ऑफ हिंदू वर्स, पृथ्वीराज रासो बाय चंद बरदाई। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चंद बरदाई ने कौन थे? वो पृथ्वीराज चौहान के कोर्ट पोएट थे, बेस्ट फ्रेंड भी थे और पर्सनल पोएट भी थे। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के लास्ट हिंदू किंग थे।
12th सेंचुरी के ब्रेव वॉरियर रोमांटिक हीरो एक लेजेंड थे। चंद बरदई ने उनकी लाइफ पर एक एपिक पोयम लिखी, पृथ्वीराज रसो। इसमें पृथ्वीराज के हीरोइक डीड्स है, उनका ब्रेवरी है, उनका रोमांस है, संयुक्त के साथ उनकी बैटल्स भी इंक्लूडेड है। The work that marks the beginning of Hindi literature deals with heroic deeds of पृथ्वीराज चौहान। स्टूडेंट, एक इमोशनल कॉन्टेक्स्ट, चंद बरदई ने ये पोयम अपने बेस्ट फ्रेंड की लाइफ पर लिखी। एक पोएट ने अपने किंग को इमॉर्टल कर दिया। शब्द के थ्रू पृथ्वीराज चौहान आज भी जिंदा है चंद बरदई की पोएट्री की वजह से। यही पावर है लिटरेचर की। कन्नड़ा लिटरेचर, द ट्रियो। अब आते हैं कन्नड़ा लिटरेचर पर, और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, द ट्रियो। इन दिस टाइम संस्कृत लिटरेचर मेड ग्रेट स्ट्राइड इन साउथ इंडिया फॉर सम टाइम। जैनिज्म इन्फ्लुएंस कन्नड़ा लिटरेचर। जैनिज्म ने कन्नड़ लिटरेचर को बहुत इन्फ्लुएंस किया क्योंकि बहुत कन्नड़ स्कॉलर्स जैन थे। अब तीन इंपॉर्टेंट पोएट है जो मिलकर कन्नड़ लिटरेचर की फाउंडेशन रखते हैं। पंप, पहला उन्होंने लिखा आदि पुराण और विक्रम अर्जुन विजयान। आदि पुराण जैन टेक्स्ट है। फर्स्ट जैन तीरंकार आदिनाथ की लाइफ पर बेस्ड विक्रम अर्जुना विजयान महाभारत के कन्नड़ एडेप्शन जिसमें हीरो अर्जुन है। फिर आते हैं पोन्ना, दूसरे उन्होंने लिखे शांति पुराण जो 16 जैन तीरंकार शांतिनाथ की लाइफ डिस्क्राइब करते हैं। फिर थर्ड आते हैं रन्ना, तीसरा उन्होंने लिखा अजितनाथ पुराण, सेकंड जैन तीरंकार के बारे में, और गद युद्ध महाभारत के एक एपिसोड पर बेस्ड जिसमें भीम और दुर्योधन का मैक फाइट है। द पोएट नेमली पंपा, पोन्ना एंड रन्ना आर नोन एज ट्रायो ऑफ अर्ली कन्नड़ा लिटरेचर। ट्रायो, ये वर्ड याद रखो स्टूडेंट्स, एग्जाम में अगर पूछे कि कन्नड़ लिटरेचर के तीन इंपॉर्टेंट अर्ली पोएट्स कौन थे तो पंपा, पोन्ना एंड रन्ना, ये तीन इंपॉर्टेंट पोएट्स थे। और एक इंपॉर्टेंट नेम कंबन, तमिल पोएट कंबन कंपोज रामायण इन तमिल लैंग्वेज। तो रामायण का एक तमिल वर्जन भी है, कंबन रामायण का कंबा रामायण। ये तमिल लिटरेचर की एक मेजर अचीवमेंट है। स्टूडेंट्स, अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल पीरियड पर, दिल्ली सुल्तानेट। ये पीरियड पर रफली 1206 से 1526 तक इन 320 सालों में इंडिया की लैंग्वेज, लिटरेचर, कल्चर सब पर एक नई लेयर चढ़ गई। और ये लेयर इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं था ऑलवेज, ये ब्लेंड था, फ्यूजन था। इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोशन, द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन लैंग्वेज एंड कंपोजिशन फॉर गॉट अ प्रमोशन इन दिल्ली सुल्तानेट। प्रमोशन मतलब दिल्ली सुल्तानेट के टाइम में इंडियन लैंग्वेज को इंकरेज किया गया था। टू फॉर्म ऑफ दिल्ली लैंग्वेज, खादी बोली एंड ब्रिज भाषा बिगिन टू यूज फॉर राइटिंग लिटरेचर। खादी बोली ये आज की मॉडर्न हिंदू की एंसेस्टर है, दिल्ली और वेस्टर्न यूपी की लैंग्वेज है। ब्रिज भाषा मथुरा वृंदावन एरिया की लैंग्वेज, कृष्ण भक्ति की लैंग्वेज, सूरदास मीराबाई इनकी पोएट्री ब्रिज भाषा में थी। मैनी डिवोशनल सॉन्ग्स वेर कंपोज्ड इन दिस लैंग्वेज। ब्रिज भाषा के अंदर बहुत सारे डिवोशनल सॉन्ग्स भी कंपोज हुए थे। राजस्थानी लिटरेचर, मैनी हीरोइक पोएम्स एंड स्टोरीज वेर कंपोज्ड इन राजस्थानी लैंग्वेज विच इज सिमिलर टू हिंदी एंड गुजराती। राजस्थानी लैंग्वेज हमेशा हिंदी और गुजराती के सिमिलर रही है। राजस्थानी जो हिंदी और गुजराती दोनों से मिलती है, या हीरोइक लिटरेचर था, वॉरियर कल्चर का लिटरेचर था। द हीरोइक वर्ड्स लाइक अल्हा, उदाल एंड वैशलदेव रसो वेर पॉपुलर एट दैट टाइम। अल्लाह एंड उदाल ये दो लेजेंडरी वॉरियर्स थे महोबा के, उनकी ब्रेव स्टोरीज पोयम में थी। आज भी बुंदेलखंड रीजन में अल्लाह गाया जाता है, एक फोक सिंगिंग ट्रेडिशन है। सोचते हो 800 साल पुराना लिटरेचर आज भी जिंदा है फोक ट्रेडिशन के अंदर। अवधी लिटरेचर, Chandrayaan, a book called Chandrayaan written by Mulla Daud is the oldest book in Awadhi language. अवधी लखनऊ अयोध्या एरिया की लैंग्वेज है। ये हिंदी से अलग है, थोड़ा अलग प्रोनाउंसिएशन होता है, थोड़ी वोकैबुलरी अलग होती है। चंद्रयान ये एक रोमांटिक सूफी स्टोरी है, एक चांद की सुंदर औरत की कहानी, सूफी लिटरेचर का एक अर्ली एग्जाम्पल। However, the critical appreciation of the Asian books was still written in Sanskrit language. मतलब चाहे जितनी भी नई लैंग्वेज आ जाए, स्कॉलर्स के बीच संस्कृत की जो इज्जत थी, जो रिस्पेक्ट थी, वो हमेशा बनी रही थी। एकेडमिक डिस्कशन संस्कृत में होती थी। फिर आता है पर्शियन, लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। अब यहाँ एक मेजर शिफ्ट आया था। पर्शियन वॉज द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट ऑफ दिल्ली सुल्तानेट। स्टूडेंट्स ये समझो, जब तुर्किश रूलर आए थे
जब अफगान आए उनके साथ आई पर्शियन लैंग्वेज और पर्शियन कोर्ट लैंग्वेज बन गई। इसका मतलब अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, अगर आपको कोर्ट में काम करना है, अगर आपको किंग के पास जाना है तो पर्शियन आनी चाहिए। कंसिक्वेंटली मेनी पर्शियन वर्ड्स आर सीन इन इंडियन लैंग्वेजेस। और स्टूडेंट्स आज भी हम पर्शियन वर्ड्स यूज करते हैं रोजमर्रा हिंदी के अंदर ही। दुकान पर्शियन वर्ड है, बाजार पर्शियन वर्ड है, खिदमत पर्शियन वर्ड है, जिंदगी एक पर्शियन वर्ड है और आरजू ये भी एक पर्शियन वर्ड है। कितना इंटरेस्टिंग है ना, हम पर्शियन बोलते हैं और पता भी नहीं होता है। Historians of Delhi Sultanate. We got proper description of Indian history through Turkish writer in Persian languages. Many historians emerged during this period. जियाउद्दीन बरानी एक important historian, उन्होंने लिखा तारीख फिरोज शाही जो खलजी और तुंगनाथ किंग का डिटेल अकाउंट है। तारीख फिरोज शाही में अलाउद्दीन खिलजी के मार्केट रिफॉर्म्स है, तुगलक के मद एक्सपेरिमेंट है, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है। उन्होंने एक और बुक लिखी थी फतवा ए जहांगीरी जो पॉलिटिकल थियोरी पर थी। स्टूडेंट्स जियाउद्दीन बरानी का नाम और उनकी बुक्स ये इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम तारीख फिरोज शाही, और ये नाम कंफ्यूजिंग लगता है लेकिन याद रखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स अब आते हैं इस पार्ट 2 का मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक, एक ऐसे इंसान जिनके बारे में पढ़ोगे तो सीरियसली दिल खुश हो जाएगा, अमीर खुसरो। द मोस्ट आउटस्टैंडिंग लिटरेचर फिगर ऑफ दिस पीरियड वाज अमीर खुसरो। आउटस्टैंडिंग टेक्स्ट बुक खुद ये वर्ड यूज करते हैं और जेन्युइनली ये इंसान आउटस्टैंडिंग ही थे। अब मैं तुम्हें अमीर खुसरो की पूरी स्टोरी सुनाता हूँ। अमीर खुसरो का पूरा नाम था अब्दुल हसन यामिनुद्दीन खुसरो। वो 1253 में पटियाली उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे। उनके फादर एक टर्किश नोबल थे, सेंट्रल एशिया से आए थे, मदर इंडियन थे राजपूत फैमिली से, और अमीर खुसरो लिटरली एक फ्यूजन थे। टर्किश फादर, इंडियन मदर, दो कल्चर का संगम एक इंसान के अंदर था, और यही फ्यूजन उनकी पोएट्री में, उनके म्यूजिक में, उनके थिंकिंग में रिफ्लेक्ट होता था। अमीर खुसरो कौन थे? मल्टीपल आइडेंटिटीज थी। ही वॉज अ पोएट, हिस्टोरियन, मिस्टिक, सेंट एंड कंपोजर ऑफ म्यूजिक। एक ही इंसान चार आइडेंटिटीज। पोएट, उन्होंने इतनी सारी लैंग्वेज में पोएट्री लिखी है, आज भी स्कॉलर्स काउंट करते रहते हैं। हिस्टोरियन, उन्होंने अपने टाइम का हिस्ट्री डॉक्यूमेंट किया। मिस्टिक, सेंट, वो सूफी ट्रेडिशन के फॉलोअर थे। कंपोजर ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा रिवॉल्यूशनरी था। निजामुद्दीन औलिया, द स्पिरिचुअल कनेक्शन, ही वॉज ऑल्सो अ डिसिप्लिन ऑफ निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया ये दिल्ली के सबसे रिजर्व सूफी सेंट में से एक है। आज भी दिल्ली में उनकी दरगाह है। निजामुद्दीन एरिया में लाखों लोग आज भी वहां जाते हैं। अमीर खुसरो उनके सबसे प्रिय शागिर्द थे। एक मास्टर और स्टूडेंट की रिलेशनशिप जो इतनी डीप थी कि जब निजामुद्दीन औलिया का इंतकाल हुआ, यानी कि जब उनकी डेथ हुई, तो आमिर खुसरो ने अपनी सारी कलरफुल क्लोथ्स उतार दी, सब कुछ वाइट पहन लिया, और कुछ ही महीने बाद उनका भी डेथ हो गई। जैसे वो अपने गुरु के बिना जी ही नहीं सकते थे। उन्हें उनके गुरु की दरगाह के बिल्कुल सामने दफनाया गया। निजामुद्दीन की दरगाह के रूबरू आज भी खुसरो की दरगाह निजामुद्दीन की दरगाह के सामने, गुरु और शिष्य मौत के बाद भी सामने और सामने। ये स्टोरी बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है, बहुत ज्यादा हार्ट टचिंग है फॉर द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स स्टोरी। खुसरो की लिटरेसी वर्क की बात करें तो ही wrote द आशिका, द ना, द स्पीयर, द किरातुल सदायान, द खाजिन उल फुतवा एंड सेवरल अदर वर्क्स ऑफ पोएट्री। ये सब पर्शियन और हिंदी में थे। खाजिन उल फुत, द ट्रेजर ऑफ विक्ट्रीज, इसमें अलाउद्दीन खिलजी के मिलिट्री कंस्ट्रेंट्स का अकाउंट था, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट भी, पोएट्री भी। इंडिया के लिए उनका प्यार, अब ये वाली चीज बहुत ब्यूटीफुल है। ही टुक ग्रेट प्राइड फॉर हिज बीइंग एन इंडियन एंड प्रेज्ड इंडियन एज अ अर्थली पैराडाइज। अर्थली पैराडाइज यानी धरती का स्वर्ग। एक ऐसे इंसान जिनके फादर टर्किश थे, वो खुद बोल रहे हैं कि इंडिया धरती का स्वर्ग है। He praised India's flora, fauna, its beauty, its building, its knowledge and learning. इंडिया के जंगल, इंडिया की नदियां, इंडिया का पहाड़, इंडिया की बिल्डिंग, इंडिया का नॉलेज। He strongly believed that in many respects the essence of Hinduism resembled Islam. He strongly believed that in many respects the essence of Hinduism resembled Islam. ये एक रिवॉल्यूशनरी थॉट था उस जमाने में। स्टूडेंट्स, जब हिंदू और मुस्लिम रूलर्स में अक्सर कंफ्लिक्ट होता था, तब अमीर खुसरो बोल रहे थे कि दोनों रिलीजियस की एसेंस में सिमिलैरिटीज है, वो यूनिटी की बात कर रहे थे। हिंदवली, हिज मदर टंग, he considered Hindwali, the Hindi spoken around the region of Delhi, his mother tongue, and composed many verses in it.
हिंद वाली आज जो दिल्ली की हिंदी है ना, उन्हें एंचेस्टर और खुसरो इसे अपनी मदर टंग मानते थे। ही कंपोज्ड वर्सेस इन मेनी लैंग्वेज, ही रॉट अ नंबर ऑफ बिलिंगुअल कॉन्ट्रेंट्स एंड वर्सेस इन हिंदी एंड पर्शियन। बिलिंगुअल एक ही पोयम में, एक लाइन में हिंदी में, दूसरी लाइन पर्शियन में, और दोनों मिलके कंप्लीट मीनिंगफुल बनते थे। ये एक जुगलबंदी थी लैंग्वेजेस की, यानी कि एक लाइन हिंदी की, एक लाइन पर्शियन की, और दोनों के अंदर से एक मीनिंग बाहर आता था। एक फेमस एग्जांपल खुसरो की एक राइडल पोएट्री है। खुसरो रेन सुहाग की जागी पी के साथ, तन मेरा मन पिया का दोनों भाई के रंग, ये हिंदी में, और पर्शियन वर्स साथ में, दोनों मिलके पूरी फीलिंग क्रिएट करती है। ये हेल्दी ट्रेडिशन स्टार्टेड बाय हिम कंटिन्यूड फॉर सेंचुरीज आफ्टर हिम। मतलब ये जो मिक्सिंग था हिंदी और पर्शियन का, ये खुसरो ने स्टार्ट किया, ये ट्रेडिशन आगे बढ़ती रही और इवेंचुअली इसमें से बनी उर्दू। यानी कि हिंदी और पर्शियन को जो मिक्स किया था, उसमें से एक तीसरी लैंग्वेज का जन्म हुआ जो थी उर्दू। खुसरो's म्यूजिकल कंट्रीब्यूशन, अब ये वाला फैक्ट जेन्युइनली माइंड ब्लोइंग है। अमीर खुसरो को कव्वाली का इन्वेंटर माना जाता है। हाँ स्टूडेंट्स, वो डिवोशनल म्यूजिक जो आज कोक स्टूडियो पर आते हैं, जो सबरी ब्रदर्स गाते हैं, जो AR रहमान ने रिक्रिएट की, उनकी रूट्स आमिर खुसरो के पास जाती है। कुछ स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि सितार जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट है, उनकी इन्वेंशन का इवोल्यूशन में खुसरो का हाथ है। उन्होंने पर्शियन और इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को ब्लेंड किया था। तबला का डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूशन अमीर खुसरो का माना जाता है। एक ही इंसान ने कव्वाली, सितार, तबला, 3 म्यूजिकल लेगेसीज को मेंटेन किया। स्टूडेंट्स, आमिर खुसरो के बारे में एक समरी, वो एक इंडियन थे, वो एक मुस्लिम थे, वो एक सूफी थे, वो एक तर्क के बेटे थे, वो एक हिंदी स्पीकर थे, वो एक पर्शियन पोएट थे, वो एक हिस्टोरियन थे, वो एक म्यूजिक कंपोजर थे। ये एक इंसान में इतने आइडेंटिटीज और फिर भी एक ब्यूटीफुल पर्सनालिटी, यही था इंडिया की गंगा जमुनी तहजीब का बेस्ट एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स, अब एक और इंपॉर्टेंट मूवमेंट की बात करते हैं, भक्ति मूवमेंट और रिलीजन लिटरेचर। The religious king gave a great impetus to religious language and literature. भक्ति सेन preached in the language of the people. ये एक रिवॉल्यूशनरी डिसीजन था। सोचो, उस जमाने में संस्कृत हाई क्लास की लैंग्वेज थी, पर्शियन कोर्ट की लैंग्वेज थी। आम आदमी जो खेत में काम करता है, जो बाजार में सामान बेचता है, वो ना संस्कृत समझता था ना पर्शियन समझता था। तो भक्ति सेन ने एक बोल्ड डिसीजन लिया, हम आम आदमी की लैंग्वेज में बोलेंगे, उनकी भाषा में गाएंगे, उनके घर जाएंगे। और वही वजह के भक्ति मूवमेंट इतना सक्सेसफुल था, क्योंकि ये इलाइट का मूवमेंट नहीं था, ये मासिस का मूवमेंट था। कबीर द रिवॉल्यूशनरी से, मेनी ऑफ देम लाइक कबीर वेर ग्रेट पोएट। स्टूडेंट्स, कबीर ये नाम तो आप जानते ही होंगे, लेकिन कबीर कितने एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे ये एक्चुअली समझो। कबीर के बारे में बेसिक्स, वो वाराणसी के थे, एक बीयर थे, एक लोअर क्लास बैकग्राउंड, कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं था, लेकिन उनकी पोइट्री इतनी पावरफुल थी, इतनी डीप थी कि आज 600 साल बाद भी कबीर के दोहे स्कूल्स की टेक्स्ट बुक में है, कबीर के दोहे पॉलिटिशियन कोट करते हैं, कबीर के दोहे बिजनेस लीडर्स यूज करते हैं, कबीर के दोहे ऑर्डिनरी पीपल डेली लाइफ में बोल देते हैं। भोजपुरी और अवधी वेर द मेजर डेलीगेट्स ड्यूरिंग दोस डेज। द वर्क्स ऑफ कबीर आर चीफली कंपोज्ड इन साधुखाड़ी। साधुखाड़ी ये एक मिक्स्ड लैंग्वेज थी, हिंदी, पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी, सबका एक मिक्स। इसलिए कबीर की पोइट्री पंजाब में भी समझी जाती है, राजस्थान में भी, यूपी में भी। Among them, Kabir Dohas were become a part of folklore. दोहे यानी 2 लाइन्स की पोएट्री, लेकिन उन 2 लाइन में एक पूरी फिलोसॉफी। एक दोहा सुनाता हूं स्टूडेंट्स, बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा ना कोई। मतलब मैं दूसरों में बुराई ढूंढने गया, कोई बुरा नहीं मिला, जब अपने अंदर झांका, मुझसे बुरा कोई निकला ही नहीं। 600 साल पुरानी लाइन आज भी कितने रिलेवेंट लगती है। मालिक मोहम्मद जयासी, पद्मावत। मालिक मोहम्मद जयासी रॉट पद्मावत इन अवधी। पद्मावत ये एक सूफी रोमांटिक पोयम है, रानी पद्मानी की स्टोरी, चित्तौड़ की, अलाउद्दीन खिलजी का ऑब्सेशन, राजपूत वॉरियर्स की ब्रेवरी और एक क्वीन का सेक्रीफाइस। इसके ऊपर पूरी पद्मावत मूवी भी बनी है, उसी पद्मावत मूवी की यहाँ पर बात चल रही है। ये स्टोरी आपने शायद बॉलीवुड फिल्म में देखी होगी, पद्मावत, वो फिल्म इसी पोयम पर बेस्ड थी। लेकिन ओरिजिनल पद्मावत में ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टोरी नहीं थी, ये एक स्पिरिचुअल एलिगेटरी भी है। पद्मिनी रिप्रेजेंट करते हैं डिवाइन ब्यूटी को, और रतन सेन ह्यूमन सोल जो डिवाइन ब्यूटी ढूंढ रहे थे। सूफी फिलोसॉफी है इसके अंदर। तुलसीदास रामचरितमानस, मोर ओवर द वेल नोन रामचरितमानस बाय तुलसीदास वाज रिटन इन अवधी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है तुलसीदास। स्टूडेंट्स, एक सवाल, रामायण कौन सी लैंग्वेज में ओरिजिनली? संस्कृत में वाल्मीकि की रामायण, लेकिन आम आदमी संस्कृत नहीं समझता था, तो तुलसीदास ने रामायण को अवधी में
आम बोलचाल की हिंदी में लिखने का डिसीजन किया। रामचरितमानस ये एक रिवॉल्यूशनरी वर्क था क्योंकि पहली बार राम की कहानी आम आदमी की लैंग्वेज में आई। खेत में काम करने वाला एक किसान भी राम की कथा सुन सकता है, समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं। आज अयोध्या में वाराणसी में रामचरितमानस की चौपाई गाई जाती है। मैरिजेस में, पूजा में, रामलीला में। तुलसीदास ने अवधि में लिख के रामायण को लिटरली घर घर पहुंचा दिया था। फिर बात करते हैं बंगाली लिटरेचर की। बिसाइड हिंदी लैंग्वेजेस, literature in other languages also developed. In Bengali, the Ramayana by Kritavasa and the 100 of lyrics by the famous poet Chandidas were written under the patronage of the rulers. कृतवासा उन्होंने बंगाली में रामायण लिखी, तो जैसे तुलसीदास ने हिंदी में राम की कथा दी, कृतवासा ने बंगाली में दी। चंदीदास एक बंगाली पोएट, उनकी कृष्णा भक्ति पोएट्री जो राधा और कृष्णा की लव स्टोरी सेलिब्रेट करती थी वो बहुत फेमस हुई। विथ सेंट Chaitanya's, the tradition of writing devotional songs began. चैतन्य महाप्रभु 15th and 16th सेंचुरी के बंगाल के, उनके साथ वैष्णव का एक बड़ा मूवमेंट शुरू हुआ। हरे कृष्णा ये कीर्तन ट्रेडिशन उन्हीं ने बनाई और उनके फॉलोअर्स ने बहुत डिवोशनल लिटरेचर क्रिएट किया जो आज भी हम लोग बोलते हैं हरे कृष्णा। ये पूरा जो है वो चैतन्य महाप्रभु ने ही इन्वेंट किया हुआ है। फिर आता है मराठी, गुजराती और कश्मीर। नरसिंह मेहता और डिवोशनल सॉन्ग इन गुजराती। हमारा अपना गुजरात का रेफरेंस फिर से नामदेव एंड सेंट एकनाथ। मराठी लिटरेचर में मराठी भक्ति ट्रेडिशन के इंपॉर्टेंट नेम। देयर वेर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन कश्मीर अंडर जैनालुब्दीन whose patronages many Sanskrit works like Mahabharata and Rajtarangiri were translated into Persian. जैनुलाब्दीन कश्मीर के एक वेरी टॉलरेंट सुल्तान थे। उन्होंने संस्कृत वर्क्स को पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया ताकि दोनों कल्चर एक दूसरे को समझ सके। ये कल्चर ब्रिज बिल्डिंग था 15th सेंचुरी के अंदर। अब बात करते हैं मुगल पीरियड लिटरेचर की। स्टूडेंट्स, अब आते हैं इंडिया के हिस्ट्री का सबसे फैसिनेटिंग पीरियड पर, द मुगल पीरियड। मुगल पीरियड में लिटरेचर का एक और गोल्डन एज आया, लेकिन यहाँ अलग था। गुप्ता पीरियड में संस्कृत था। मुगल पीरियड में मल्टीपल लैंग्वेजेस हुई, जैसे पर्शियन, उर्दू, हिंदी, तर्किश, अरबिक, सब एक साथ फ्लोरिश कर रहे थे। विजयनगर किंगडम पहले। In the region of kings of Vijayanagar, Sanskrit literature continued to develop. However, this was an important period for the growth of Telugu literature. विजयनगर साउथ इंडिया का एक पावरफुल हिंदू किंगडम। जब नॉर्थ इंडिया में मुगल थे, साउथ में विजयनगर था। राजा कृष्णदेव राय, the great king of Vijayanagar, was also a Telugu and Sanskrit writer. He wrote अमुक्ता मलायाद। स्टूडेंट्स, कृष्णदेव राय के बारे में एक अमेजिंग फैक्ट, वो एक वॉरियर किंग थे। उन्होंने 21 वॉर लड़ाई की और 21 में जीते, लेकिन साथ में वो एक स्कॉलर भी थे, एक पोएट भी थे। अमुक्ता मलायाद ये एक तेलुगु पोएम है, विष्णु डिवोशन पर बेस्ड। एक किंग जो पोएट्री लिखते हैं, लीडर जो लिटरेचर क्रिएट करते हैं, ये कॉम्बिनेशन रिमार्केबल था। बाबर, द पोएट किंग। एज एन art and architecture, the Mughal period also saw a great development in literature. Babur, the first Mughal ruler, was one of the pioneer of Turkish poetry and also the author of very valuable autobiography Tuzuk-e-Babur in Turkish, which was later translated into Persian entitled as Baburnama. बाबर, हम इनको एक इन्वेंटर के रूप में जानते हैं हिस्ट्री में, बट वो एक पायनर टर्किश पोएट भी थे और उन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी तुजुक-ए-बाबर तुर्किश में, जो बाद में पर्शियन में ट्रांसलेट हुई बाबरनामा। अब बाबरनामा क्या है एग्जैक्टली? ये बाबर की पर्सनल डायरी है जिसमें वो लिखते थे उनकी बैटल्स के बारे में, उनके डिफीट्स के बारे में। हाँ, डिफीट्स भी ऑनेस्टली लिखी थी। इंडिया की फ्लोरा और फोना के बारे में, जब पहली बार इंडिया आए तब यहाँ के जंगल देखे, एनिमल्स देखे, सबका डिस्क्रिप्शन दिया। इंडिया के फ्रूट्स के बारे में और ऑनेस्टली लिखा कि उन्हें इंडिया के फ्रूट ज़्यादा पसंद थे इनिशियली। इंडिया की गर्मी के बारे में, काबुल की ठंड का वो आदी था, इंडिया की गर्मी से परेशान था। स्टूडेंट्स, बाबरनामा इज इंटरेस्टिंग क्योंकि ये एक ऑनेस्ट मेमोयर है, कोई ग्लोरिफिकेशन नहीं है, कोई सेल्फ प्रमोशन नहीं, रियल थॉट्स, रियल फीलिंग, रियल ऑब्जर्वेशन। बाबरनामा वर्ल्ड लिटरेचर में क्लासिक ऑटोबायोग्राफी माना जाता है। हुमायूं का जमाना। गुलबदन बेगम, सिस्टर ऑफ एम्पायर हुमायूं, रॉट हुमायूंनामा। गुलबदन बेगम बाबर की बेटी, हुमायूं की बहन, अकबर की फूफी, और उन्होंने अपने भाई हुमायूं की लाइफ पर एक बुक लिखी, हुमायूंनामा। अब ये हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये एक वुमेन की राइटिंग थी। 16th सेंचुरी में एक रॉयल वुमेन ने हिस्ट्री डॉक्यूमेंट की,
ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट था उस जमाने में। हुमायूं नामा में गुलबदन ने हुमायूं की लाइफ का पर्सनल मोमेंट डिस्क्राइब किया है, फैमिली डायनामिक्स, कोर्ट लाइफ, इमोशनल मोमेंट जो ऑफिशियल स्टोरीज में नहीं मिलता वो सब गुलबदन ने लिखा था। जहांगीर जहांगीर रॉट इज ग्रेट ऑटोबायोग्राफी तुजुक ए जहांगीर। जहांगीर अकबर का बेटा, बहुत आर्टिस्टिक नेचर का, पेंटिंग का बहुत शौक था, नेचर लवर था। तुजुक ए जहांगीरिंग में उसने अपनी डेली लाइफ डिस्क्राइब की, क्या खाया, क्या देखा, कैसा फील किया, नेचर ऑब्जर्वेशन, फ्लावर, बर्ड्स, एनिमल, बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन हुआ। जहांगीर एक इंसान था जिसने इंडिया की नेचर की ब्यूटी को वर्ड्स में कैप्चर किया। एक मुगल एम्पायर नेचर पोएट्री लिख रहा था, इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट बन रहा था। औरंगजेब और बहादुर शाह जफर। औरंगजेब also was a prolific writer and the last Mughal empire. बहादुर शाह जफर was a notable उर्दू पोएट। औरंगजेब जिसे हम मोस्टली एक स्ट्रिक्ट रिलीजियस रूलर के रूप में जानते हैं, वो एक्चुअली एक प्रोलिफिक राइटर भी थे। उन्होंने बहुत लेटर्स लिखे अपने गवर्नर्स को, अपने ऑफिशियल को। इन लेटर्स में उनका रियल कैरेक्टर दिखता है। बहादुर शाह जफर लास्ट मुगल एम्पायर 1857 की क्रांति के टाइम का, जब ब्रिटिशर्स ने उन्हें पकड़ा और रंगून एक्साइल किया, तब वो पोएट्री लिख रहे थे। वो रंगून में दफन हुए, दिल्ली में नहीं, अपने देश में नहीं। इसीलिए उन्होंने अपनी पोएट्री में अपने देश याद कर रहे थे, अपना दिल्ली याद कर रहे थे। ये दर्द, ये ग्रीफ वो पोएट्री में। स्टूडेंट्स, एक ये इंसान की ट्रेजेडी है कि एम्पायर जो एक्साइल में मरा और उसकी जो पोएट्री है वो एक उनका दर्द जो है वो दिखा रही थी। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं अकबर के रीजन की, जो था लिटरली गोल्डन एज ऑफ मुगल पीरियड। हिंदी लिटरेचर में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस ड्यूरिंग अकबर्स रीजन। तुलसीदास एंड सूरदास रॉट इन दिस पीरियड। अकबर खुद पढ़ना लिखना नहीं जानता था, लेकिन उसे नॉलेज की बहुत इज्जत थी। उन्हें दरबार में दुनिया के स्कॉलर्स आते थे, डिफरेंट रिलीजियस के लोग आते थे, डिबेट्स होती थी, डिस्कशन होते थे। अकबर सुनता था और सीखता था। तुलसीदास के बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं, रामचरितमानस, लेकिन एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन है। तुलसीदास अकबर के कंटेम्प्रेरी थे, दोनों एक ही टाइम पे थे, लेकिन तुलसीदास कोर्ट से दूर रहे, वो आम लोगों के कवि थे, किंग्स के नहीं। सूरदास ब्लाइंड सेंट पोएट। उनकी आंखें नहीं थी, लेकिन उनकी पोएट्री में कृष्ण का इतना विविड, इतना कलरफुल, इतना ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन है कि आपको लगता है कि वो खुद देख रहे हैं। सुर के दोहे, सुर की पोएट्री, कृष्णा की बाल लीला के बारे में, मक्खन चोरी, गोपी के साथ राज, ये सब सूरदास ने अपनी इमेजिनेशन से, अपने भक्ति से क्रिएट किया। सुर सागर ये सूरदास की मेजर वर्क है, जिसमें 1 लाख से ज्यादा पोएम्स है। एक ऐसे इंसान जो देख नहीं सकते, उन्होंने 1 लाख पोएम्स, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट थी। केशवदास, द ग्रेट पोएट। केशवदास ब्रॉट ऑन लव एंड सेपरेशन। केशवदास बुंदेला किंगडम के कोर्ट पोएट थे, श्रीनगर रासा के मास्टर, लव पोएट्री के एक्सपर्ट थे। रहीम दुआस आर स्टिल पॉपुलर ऑल ओवर इंडिया। रहीम, पूरा नाम अब्दुल रहीम खान, वो अकबर के नवरत्न में से एक थे। अब ये इंटरेस्टिंग है, रहीम मुस्लिम थे, लेकिन उनकी पोएट्री हमेशा हिंदी की तरफ ज्यादा होती थी। ये फिलोसॉफी है यूनिवर्सल, कोई रीजन नहीं है, इसमें कोई कम्युनिटी नहीं है, सिर्फ एक ह्यूमन ट्रूथ। रहीम के दोहे आज भी स्टैंडर्ड हिंदी करिकुलम में है, हजारों साल बाद भी रहीम रिलीवेंट है। एन अकबरी एंड अकबरनामा, मैनी नोटवर्दी बुक्स वर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब्दुल फजल रॉट एन अकबरी एंड अकबरनामा। अब्दुल फजल अकबर का कोर्ट हिस्टोरियन, क्लोजेस्ट एडवाइजर और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी राइटर। एन अकबरी गिवन डिटेल्स ऑफ इंडियन कस्टम्स, मैनर, रिलीजन, फिलोसॉफी, इकोनॉमिक कंडीशन एंड ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ये एक इंसाइक्लोपीडिया था अकबर के इंडिया का। इसमें सब कुछ था, प्राइसेस ऑफ गुड्स, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, मिलिट्री, पॉपुलेशन, रेवेन्यू सिस्टम, कल्चर, रीजन, फूड, क्लोथ, एग्रीकल्चर, एज अ हिस्टोरिकल वर्क इन परहैप्स अनपैरेलल्ड। मतलब इस लेवल का कॉम्प्रेहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन दुनिया की हिस्ट्री में रेयर है। एक ऐसी बुक जो एक पूरी सिविलाइजेशन का स्नैपशॉट देती है। अकबरनामा, ये अकबर की ऑफिशियल बायोग्राफी है 3 वॉल्यूम्स में, और इसमें अकबर की लाइफ, उनकी कैंपेन्स, उनकी कोर्ट सब डिटेल्ड है। अब्दुल फजल ब्रदर फैजी, अब्दुल फजल का भाई फैजी ग्रेट पर्शियन राइटर था। उसने बहुत सारे संस्कृत वर्क को पर्शियन में ट्रांसलेट किया था। ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, अब ये वाला कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। Akbar had established an independent department for translation of Sanskrit works like the Mahabharata and Ramayana, the Arthveda, the Bhagavad Gita and the Panchtatra. अकबर ने एक अलग डिपार्टमेंट बनाया सिर्फ ट्रांसलेशन के लिए। महाभारत का पर्शियन ट्रांसलेशन, रजमन्नामा मतलब बुक ऑफ वॉर्स,
पंचतंत्र वो एनिमल स्टोरीज वाली बुक, उनकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। संस्कृत से पर्शियन में आई, पर्शियन से अरबिक में गई, अरबिक से यूरोपियन लैंग्वेज में गई और आज इंग्लिश में फेबल्स ऑफ बिटपाई के नाम से जानी जाती है। एक इंडियन बुक संस्कृत में दुनिया भर में फैल गई। ये था लिटरेचर की पावर। स्टूडेंट्स, अब आते एक ऐसे लैंग्वेज पर जो कंप्लीटली इंडियन सॉइल पर बनी, उर्दू। One of the most significant developed during the medieval period was the birth of Urdu language. उर्दू कहाँ से आई ये समझो। जब पर्शियन स्पीकिंग रूलर्स आए, जब टर्किश सोल्जर्स आए, जब अफगान नोबल्स आए और वो लोकल हिंदी स्पीकिंग इंडियंस के साथ इंटरेक्ट करने लगे तो एक नई लैंग्वेज बनी। पर्शियन के वर्ड्स प्लस हिंदी का ग्रामर प्लस अरेबिक के रिलीजियस वर्ड्स से बनी हमारी इज इक्वल टू उर्दू। उर्दू लिटरली लश्कर की जुबान थी, आर्मी कैंप की लैंग्वेज। जब अलग अलग रीजन्स के सोल्जर एक साथ रहते थे तो एक कॉमन लैंग्वेज बनी उर्दू। दिस न्यू लैंग्वेज सून डेवलप्ड इनटू वन ऑफ द रिचेस्ट मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। रिचेस्ट, ये वर्ड नोटिस करो। उर्दू पोएट्री, गजल, नज्म, कौशीदा, ये दुनिया की मोस्ट ब्यूटीफुल पोएटिक फॉर्म में से है। एक उर्दू शेर में एक वर्ड के 2-3 मीनिंग हो सकते हैं। एक ही लाइन इतने लेयर्स में होती है कि बार बार पढ़ने पर नया मतलब मिलता है। एक आर्ट फॉर्म है उर्दू पोएट्री। ग्रेट उर्दू पोएट्स, इट प्रोड्यूस ग्रेट पोएट लाइक वाली, मीर दर्द, मीर ताकी मीर, नजीर अकबरबादी, अब्दुल खान गालिब, इकबाल एंड अदर्स। वाली, मोहम्मद वाली उर्दू पोएट्री के पायनियर में से एक, दिल्ली में आए और यहाँ की लिटरेरी सीन को चेंज कर दिया। मीर ताकी मीर, मीर के नाम से फेमस, उनको गॉड ऑफ उर्दू पोएट्री माना जाता है। उनकी शायरी में एक दर्द, एक डेप्थ है। एक मशहूर शेर, उल्टा समझा है जमाने ने हमारी तन्हा आवाजों को, ये फ्लेवर का मीर का पेन, लोनलीनेस और डेप्थ दिखाता है। मिर्जा गालिब, ये नाम तो आपने जरूर सुना होगा। गालिब मुगल एरा का लास्ट ग्रेट पोएट थे। दिल्ली में रहते थे। 1857 की क्रांति देखी, मुगल डिक्लाइन देखा। गालिब के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज, वो अपनी जिंदगी में इतने फेमस नहीं थे, स्ट्रगल किया, पैसे की दिक्कत थी, रिकॉग्निशन की दिक्कत थी, लेकिन मौत के बाद वो इंडिया के सबसे बिलव्ड पोएट्स बन गए। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। 1000 विशेस, हर विश पर जान निकले, इतनी विश पूरी हुई फिर भी कम लगी। ये ह्यूमन कंडीशन है ना स्टूडेंट्स, कभी सेटिस्फाई नहीं होते हम, कभी इनफ नहीं लगता। गालिब ने इस फिल्म को एक शेर में कैप्चर कर दिया। अल्मा इकबाल पाकिस्तान के नेशनल पोएट भी है, लेकिन उनकी पोएट्री प्योरली पाकिस्तानी नहीं है, ये इंडियन भी है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये इकबाल ने लिखा था। Urdu prose is also developed in the early 18th century when the translation of most of the historian works from Sanskrit into Urdu began. At the same time, original prose work in Urdu was written. Muhammad Hussain Azad Darbar-e-Akbari is one of the best work of Urdu language. Darbar-e-Akbari, अकबर के कोर्ट की इम्यूलेटिव रिक्रिएशन, आजाद ने अकबर के दरबार को फिर से लाइव कर दिया अपनी राइटिंग में। स्टूडेंट्स, अब हम लिटरेचर को थोड़ा शिफ्ट करते हैं। अब बात करेंगे इंडिया की एशियन यूनिवर्सिटीज की। अब यहाँ मैं चाहता हूँ कि आप एक सेकंड रुको और अप्रिशिएट करो कि हम क्या देखने वाले। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 1096 में एस्टैब्लिश्ड हुई, 900 साल पुरानी, दुनिया की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी में मानी जाती है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 1209 में एस्टैब्लिश, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 1639 में। अब सुनना, नालंदा यूनिवर्सिटी 5th सेंचुरी में एस्टैब्लिश। 5th सेंचुरी मतलब ऑक्सफोर्ड से 600 साल पहले, हार्वर्ड से 1100 साल पहले इंडिया में यूनिवर्सिटीज थी, जब यूरोप में यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। ये हमारी हेरिटेज है स्टूडेंट्स, और ये फैक्ट आपके सीने को गर्व से भर देना चाहिए। नालंदा यूनिवर्सिटी, एशियन नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज सिचुएटेड एट बडगांव विलेज ऑफ पटना डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। आज भी वहां जा सकते हो, रूइंस है लेकिन रूइंस में भी ग्रेजुअर दिखता है। मतलब आज भी नालंदा यूनिवर्सिटी वहां पर है, बट नालंदा यूनिवर्सिटी जो पहले थी उसको खंडित, मतलब रूइंस दिखने के लिए। आज नालंदा यूनिवर्सिटी रीडेवलप हो चुकी है। द नालंदा गेव मोर इम्पोर्टेंट इन बुद्धिस्ट एंड जैन ट्रेडिशंस। ये एक सेक्युलर यूनिवर्सिटी नहीं थी एग्जैक्टली, ये एक रिलीजियस एजुकेशनल सेंटर था, बट बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म को इक्वली इंपॉर्टेंस मिली। This Asian university also became pilgrimage of Jain as Mahavir Swami had performed 14 चतुर्मास here. चतुर्मास 4 महीने की पीरियड जब जैन मॉन्क्स एक जगह रहते हैं, महावीर स्वामी जैनिज्म के 24th तीरंदाज, उन्होंने यहाँ चतुर्मास किए, इसलिए जैन के लिए एक
पिलग्रिमेज भी बन चुका था। इन द 5th सेंचुरी कुमार गुप्ता हैड बिल्ड अ मोनेस्ट्री हियर। कुमार गुप्ता, गुप्ता डायनेस्टी के किंग, 5th सेंचुरी में उन्होंने यहाँ मोनेस्ट्री बनवाई और इससे नालंदा की फेम बढ़नी शुरू हो गई। The university as a world center. Students from various part of the world used to come here for study. जो 7th सेंचुरी में कोई एयरप्लेन नहीं, कोई कार नहीं, कोई फोन नहीं, फिर भी चाइना से, कोरिया से, जापान से, इंडोनेशिया से, श्रीलंका से, सेंट्रल एशिया से लोग यहाँ आते थे पढ़ने के लिए महीनों का सफर करके। क्यों? क्योंकि नालंदा का लेवल इतना हाई था, नालंदा का नॉलेज इतना एक्सेप्शनल था कि दुनिया के स्टूडेंट्स इतना परिश्रम करके यहाँ तक आते थे। There was thousands of priceless treasures of manuscripts. This was a pure place of Indian culture. Manuscripts, handwritten books, thousands of them subjects में बुद्धिज्म, जैनिज्म, फिलोसॉफी, लॉजिक, ग्रामर, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, सब कुछ यहाँ पर था। Yun Seng, the Chinese scholar, the great traveler Yun Seng also came here. Yun Seng took 657 books from here to China. ह्यून सेंग एक चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क थे जो 7th सेंचुरी में इंडिया आए सिर्फ नालंदा आने के लिए। पूरे चाइना से सिल्क रोड रूट से महीनों का सफर करके वो नालंदा में कुछ साल रहे, पढ़ा, सीखा और जब गए तो 657 बुक्स साथ लेके गए। 657 बुक्स, उस जमाने में एक बुक कॉपी करना महीनों का काम था। 657 बुक्स का मतलब ये एक मैसिव इंटेलेक्चुअल ट्रांसफर था। चाइना में जो बुद्धिज्म आज भी, उसमें नालंदा का कंट्रीब्यूशन है। यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर देखते हैं। ह्यून सिंह विजिटेड इन द 7th सेंचुरी। देयर वर 7 ह्यूज हॉल्स इन द यूनिवर्सिटी। 7 बड़े लेक्चर हॉल थे। देयर वेर 300 रूम्स ऑफ डिलीवरिंग लेक्चर। 300 रूम एक ही कैंपस पर। ये एक मैसिव एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर था कि जहां पर 300 क्लासरूम थे। स्पेशल मोनेस्ट्री वेयर बिल्ट फॉर ड्वेलिंग ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के रहने के लिए अलग बिल्डिंग हॉस्टल्स था। विलेजेस डोनेट किए गए थे। किसान खेत में कमाते थे और उस अर्निंग का एक हिस्सा नालंदा यूनिवर्सिटी के मेंटेनेंस में जाता था। स्टूडेंट्स को फ्री खाना मिलता था, फ्री कपड़े मिलते थे, टोटल फ्री एजुकेशन, फ्री फूड, फ्री क्लोथ्स। आज हम फ्री एजुकेशन की बात करते हैं तो लगता है कि एक नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन 5th सेंचुरी में नालंदा में यही था। इट्स बुक रिपोजिटरी लाइब्रेरी एरिया वाज नोन एज धर्मगुंज। धर्मगुंज, ट्रेजर ऑफ धर्म, ये नालंदा की लाइब्रेरी थी। कहते हैं कि ये 3 बिल्डिंग्स में थी और 3 बिल्डिंग्स के नाम थे रत्न सागर, रत्नदाही एंड रत्नाक्रंजा। ओशन ऑफ ज्वेल, ज्वेल सी एंड ज्वेल एडॉन। कितने ब्यूटीफुल नेम्स है लाइब्रेरीज के लिए। ड्यूरिंग 5th to 11th सेंचुरी नालंदा वाज अ रेप्यूटेड एज वेल एज एक्सट्रीम सेंटर ऑफ एजुकेशन। 5th सेंचुरी से 11th सेंचुरी तक 600 साल तक नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया का टॉप यूनिवर्सिटी था। A student who passed from Nalanda was considered the ideal student of India. नालंदा के स्टूडेंट्स वो क्वालिफाइड थे, वो रिस्पेक्टेड थे, वो इंटेलिजेंट थे। ये थे नालंदा की ब्रांड वैल्यू। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं दूसरी एशियन यूनिवर्सिटी की, तक्षशिला। और यहाँ मैं एक इंटरेस्टिंग एंगल से शुरू करता हूँ। आज रावलपिंडी पाकिस्तान में है और तक्षशिला आज भी पाकिस्तान में है। एशियन यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला वाज लोकेटेड एट रावलपिंडी एट प्रेजेंट पाकिस्तान। लेकिन स्टूडेंट, जब तक्षशिला थी तब पाकिस्तान और इंडिया एक ही थे, भारत एक था, बाउंड्रीज नहीं थी आज जैसे। तक्षशिला हमारे ही देश की यूनिवर्सिटी थी। आज की पॉलिटिकल बाउंड्रीज से हमें एशियन हिस्ट्री नहीं देखनी चाहिए। इट वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ एशियंट गंधार रीजन। गंधार ये नाम कहाँ सुना है? महाभारत में गांधारी, धृतराष्ट्र की वाइफ, वो गांधारी की प्रिंसेस थी। शकुनी गांधार का प्रिंस। तो महाभारत के कैरेक्टर्स का कनेक्शन तक्षशिला रीजन से था। द यूनिवर्सिटी इम्पार्ट एजुकेशन इन 64 सब्जेक्ट। 64 सब्जेक्ट। आज के IIT या IIM में इतने सब्जेक्ट्स होते हैं। ये एक कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम था। स्टूडेंट्स वे फ्री टू स्टडी द सब्जेक्ट ऑफ देयर इंटरेस्ट। फ्रीडम ऑफ चॉइस, अपनी मर्जी से सब्जेक्ट चुनो। ये कॉन्सेप्ट आज मॉडर्न है, लेकिन तक्षशिला में ये हजारों साल पहले था। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्टेड इन द आश्रम टू प्रैक्टिस विद गुरु। गुरु शिष्य परंपरा। स्टूडेंट गुरु के घर में रहते थे। गुरु के सिर्फ क्लास में नहीं, डेली लाइफ में सीखते थे सुबह से शाम तक। ये एक इंप्रेसिव लर्निंग एक्सपीरियंस था। जीवक, लॉर्ड बुद्धा's डिसिप्लिन। जीवक, द डिसिप्लिन ऑफ लॉर्ड बुद्धा लर्न द लेसन ऑफ आयुर्वेदा हियर। जीवक, ये नाम इंटरेस्टिंग है। जीवक एक लेजेंडरी फिजिशियन थे एशियन इंडिया में। लॉर्ड बुद्धा के पर्सनल डॉक्टर थे और उन्होंने आयुर्वेदा तक्षशिला में सीखा। तक्षशिला आयुर्वेदा का एक मेजर सेंटर था, मेडिकल एजुकेशन का हब था। Why the name Takshila? According to the belief, this university was named after the name of Taksh, the son of Bharat, brother of Lord Ram, born in Raghukul. Students, ये नाम कनेक्शन देखो। तक्ष, भरत का बेटा,
भरत कौन? भगवान राम का भाई, रामायण से कनेक्शन है। भगवान राम के भाई भरत और उनका बेटा तक्ष, उन पर से ये नाम पड़ा था तक्षशिला। तो तक्षशिला का नाम एक रामायण कैरेक्टर के नाम पर है। हजारों साल पहले राम भगवान के जो भाई थे भरत, उनके बेटे तक्ष, उनके नाम से टोटल तक्षशिला नाम बना है। It was renowned education center for 7th century. Students were free to study of subject of their interest. In spite of the limit allocated of 20 students per teacher, they used to teach even more. 20 स्टूडेंट पर टीचर, ये आइडियल रेशियो था, लेकिन इतनी डिमांड थी कि टीचर 20 से ज्यादा भी पढ़ाते थे। स्टूडेंट्स फ्रॉम डिस्टेंट सिटीज लाइक वाराणसी, राजगृह, मिथिलिया, उज्जैन ओवरक्राउडेड द यूनिवर्सिटी। ओवरक्राउडेड यानी इतनी डिमांड थी तक्षशिला एजुकेशन की कि वाराणसी से स्टूडेंट्स आते थे, मिथिला से, उज्जैन से, ये सब आज के बिहार, बंगाल, एमपी के सिटीज में इतनी दूर से आते थे सिर्फ तक्षशिला में पढ़ने के लिए। फेमस एलुमनाई अगर बात करें तो प्रिंस ऑफ वाराणसी एम प्रसेनजीत, द किंग ऑफ कौशल्या यहाँ पर पढ़े हुए, प्रिंस ऑफ किंग यहाँ पर पढ़ते थे, रॉयल्टी भी थी यहाँ पर, और ऑल्सो द ग्रेट ग्रामेनियन पनीनी एंड एक्सपर्ट पॉलिटिशियन कौटिल्य गॉट एजुकेशन फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। ग्रामेनियन जो पनीनी थे और जो हमारे पॉलिटिशियन कौटिल्य थे, उन्होंने भी तक्षशिला से ही पढ़ाई की थी। पनीनी, महर्षि पनीनी, वो तक्षशिला के एलुमनस थे। अष्टाध्यायी लिखी थी तक्षशिला की एजुकेशन के बाद। कौटिल्य, चाणक्य तक्षशिला के एलुमनस थे। अर्थशास्त्र लिखा चंद्रगुप्त मौर्य को, मेंटर किया, मौर्यन एम्पायर बनवाई, ठीक है, वो भी तक्षशिला से ही थे। स्टूडेंट्स, एक यूनिवर्सिटी के दो एलुमनी, एक ने दुनिया की बेस्ट संस्कृत ग्रामर बुक लिखी, दूसरे ने इंडिया का पहला प्रॉपर एम्पायर एस्टैब्लिश किया। ये है तक्षशिला का इम्पैक्ट। तक्षशिला बेस्ट सेंटर था हायर एजुकेशन के लिए, एजुकेशन ऑफ वेदास के लिए, मिलिट्री साइंस, गज विद्या, आर्चरी, ग्रामर, फिलोसॉफी, वॉर लॉर, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ये सब यहाँ पर पढ़ाया जाता था। गज विद्या यानी एलिफेंट ट्रेनिंग एक सब्जेक्ट था यूनिवर्सिटी में, एलिफेंट कैसे ट्रेन करते हैं। आर्चरी यानी धनुर्विद्या, मिलिट्री साइंस यानी कि वॉर के टैक्टिक्स, एस्ट्रोनॉमी यानी स्टार्स और प्लैनेट के बारे में। इतनी सारी वेराइटी, साइंस, लैंग्वेज, आर्ट्स, मिलिट्री सब एक जगह ही था। चाणक्य, द मेंटर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, यहीं पर पढ़े थे। चाइनीज स्कॉलर फा हिन विजिटेड दिस सेंचुरी इन द बिगिनिंग ऑफ 5th सेंचुरी। फा हिन दूसरे चाइनीज स्कॉलर ह्यून सेंग से पहले वो तक्षशिला आए और उन्होंने अपने ट्रैवल अकाउंट्स में तक्षशिला का बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन किया हुआ था। स्टूडेंट्स, अब आते हैं एक ऐसी जगह पर जो इंडिया की सबसे स्केट, सबसे एशियन, सबसे अलाइव सिटी है, वाराणसी, काशी, बनारस। तीनों नाम एक ही सिटी के हैं, वाराणसी ही काशी और काशी ही बनारस, तीन एक ही सिटी के तीन नाम है। सीरियसली एक लिविंग म्यूजियम है वाराणसी वॉज फेमस एज वन ऑफ द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज ड्यूरिंग 7th सेंचुरी। सिर्फ 7th सेंचुरी में नहीं स्टूडेंट्स, वाराणसी आज भी दुनिया का एक मेजर पिलग्रिमेज सेंटर है। करोड़ों मंदिर है वाराणसी के अंदर और करोड़ों लोग यहाँ पर आते हैं। इट वॉज द फेमस एजुकेशन सेंटर, यही बात करते हैं हम आज। It grew as the religious center for the Aryan culture in उपनिषद period. उपनिषदिक पीरियड में, मतलब ये बहुत पुरानी ट्रेडिशन है वाराणसी के एजुकेशन की। तब से जब उपनिषद लिख रहे थे ऋषियों, तब से वाराणसी एक सेंटर था लर्निंग का। किंग ऑफ वाराणसी अजातशत्रु was a great philosopher of उपनिषदिक एज and the great supporter of education. अजातशत्रु एक फिलोसोफर किंग, वो खुद डीप डिस्कशन करते थे उपनिषदिक स्कॉलर के साथ। एक रूलर जो पर्सनली फिलोसॉफी में इंटरेस्टेड थे और इसलिए एजुकेशन को सपोर्ट करते थे। इट इज मेंशन्ड इन व्यास संहिता एंड महर्षि वेदव्यास हैड हिज आश्रम इन वाराणसी। वेदव्यास महाभारत के ऑथर, उनका आश्रम वाराणसी में था, तो महाभारत लिखा गया वाराणसी में। ये कम से कम वेदव्यास का कनेक्शन वाराणसी से था। लॉर्ड बुद्धा ने वाराणसी को चुना था बहुत ही सुटेबल प्लेस, जहाँ पर वो अपना ज्ञान दे सकते थे या खुद ध्यान में बैठ सकते थे, अपनी जो अलग उन्हें कुछ रिसर्च करनी है वो करने के लिए। तो वाराणसी उन्होंने ओवरऑल बेस्ट बताया था। धर्म चक्र प्रवर्तना, व्हील ऑफ धर्म वाज सेट इन मोशन वाराणसी के पास। फिलोसोफर आदि शंकराचार्य हैड टू मूव टू काशी टू अडॉप्ट अ न्यू प्रिंसिपल ऑफ वेदांतास। आदि शंकराचार्य 8th सेंचुरी के फिलोसोफर थे, अद्वैता वेदांता के फाउंडर। उन्होंने वाराणसी को अपना बेस बनाया। इंडिया के 4 कॉर्नर्स में 4 मैथ्स एस्टैब्लिश किए, लेकिन काशी उनके लिए स्पेशल था। वल्लभाचार्य जी एंड चैतन्य महाप्रभु, द पायनियर ऑफ पुष्टि मार्ग, अटेंड प्रेस्टीज ऑफ देयर वैष्णव सेक्ट्स इन काशी। वल्लभाचार्य जी पुष्टि मार्ग के फाउंडर, गुजरात से कनेक्टेड था। चैतन्य महाप्रभु बंगाल से थे। दोनों काशी आए, दोनों ने अपने ट्रेडिशन को काशी में एस्टैब्लिश किया। ये दिखाता है कि वाराणसी एक कॉमन मीटिंग ग्राउंड था सब ट्रेडिशन के लिए। स्कॉलर्स माइग्रेटिंग टू काशी।
Majority of scholar families of Punjab had to migrate to Kashi while a few families migrated to Kashmir. ये हिस्टोरिकल इंटरेस्टिंग है। जब मुगल प्रेशर बढ़ता था, जब बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी पंजाब वगैरह में, तो स्कॉलर्स अपनी बुक, अपना नॉलेज लेकर काशी जाते थे। काशी एक सेंचुरी थी नॉलेज के लिए। Monastery at Sarnath became a famous education center under the patronage of Empire Ashoka. अशोका मौर्यन एम्पायर कालिंगा वॉर के बाद बुद्धिज्म एडोप्ट किया, उनके साथ सारनाथ में मोनेस्ट्री बनवाई एजुकेशन सेंटर के रूप में। आज भी सारनाथ जाओ, अशोका का स्तूपा खड़ा है। अशोक चक्र जो हमारा नेशनल फ्लैग पर है वो सारनाथ के अशोका स्तूपा से लिया गया है। स्टूडेंट्स, अब आते हैं आखिरी यूनिवर्सिटी पर, और ये हमारे लिए एक्स्ट्रा स्पेशल है, वल्लभी यूनिवर्सिटी। क्यों स्पेशल? क्योंकि ये गुजरात में थी। हमारा अपना गुजरात का एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी था 7th सेंचुरी में। द ईस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात वाज वेरी फेमस सेंटर ऑफ एजुकेशन इन 7th सेंचुरी। फेमस सेंटर नॉट जस्ट इंडिया में, दुनिया में। वंश डायनेस्टी का कंट्रीब्यूशन, देयर वाज अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ कंटेम्पररी रूलर ऑफ वंश डायनेस्टी एंड इट्स पीपल टू मेक वल्लभी अ वेल रिनोन्ड एंड अ ह्यूज सेंटर ऑफ एजुकेशन। ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप था, मेडिवल स्टाइल। रूलर्स ने सपोर्ट किया, लोगों ने कंट्रीब्यूट किया और मिलकर वल्लभी का ग्रेट बनाया। विद्याधाम वल्लभी was the center of Hinayana cult of Buddhist religion. वल्लभी हिनायना बुद्धिस्ट का एक सेंटर। हिनाया एक बुद्धिस्ट की ओल्डर मोर कंस्ट्रक्टिव ट्रेडिशन है। इन द मिडल ऑफ 7th सेंचुरी बुद्धिस्ट स्कॉलर्स लाइक स्थिरमती एंड गुणमती वेर द लीडिंग प्रिंसिपल ऑफ वल्लभी। स्थिरमती और गुणमती ये वल्लभी के प्रिंसिपल थे, हेड ऑफ यूनिवर्सिटी। उनका नाम यहाँ मेंशन है, मतलब वो इतने रिस्पेक्टेड थे कि हिस्ट्री ने उन्हें रिकॉर्ड किया। चाइनीज ट्रैवलर्स की अगर बात करें तो द स्टूडेंट्स फ्रॉम द डिस्टेंट एरिया ऑफ गंगा यमुना यूज्ड टू कम हियर फॉर स्टडीज। गंगा यमुना एरिया आज का यूपी बिहार से गुजरात में आते थे पढ़ने के लिए। चाइनीज ट्रैवलर इट सिंह नोटेड दैट वल्लभी कंप्लीटेड विद द फेमस एजुकेशन सेंटर नालंदा विच वाज लोकेटेड एट ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इट सिंह तीसरे चाइनीज ट्रैवलर, उन्होंने नोट किया कि वल्लभी एक कंपेरेबल है नालंदा का। ठीक है, नालंदा इंडिया का टॉप यूनिवर्सिटी माना जाता था और वल्लभी ने नालंदा के बराबर रेपुटेशन बनाई थी। स्टूडेंट्स, हमारे गुजरात का एक यूनिवर्सिटी नालंदा के लेवल पर गर्व की बात है ये बहुत ज्यादा। वल्लभी वॉज अ कैपिटल एंड इंटरनेशनल पोर्ट फ्रॉम 480 AD टू 775 AD। कैपिटल भी था, इंटरनेशनल पोर्ट भी था, मतलब यहाँ ट्रेड होती थी दुनिया के साथ, शिप्स आती थी, फॉरेन मर्चेंट्स आते थे। ये इकोनॉमिकली रिच सिटी थी। The ruler of Vallabhi belonged to Maitraka dynasty and he patronized education and academic well-being. Maitrक डायनेस्टी इनकी कैपिटल वल्लभी थी और ये रूलर्स एजुकेशन के सपोर्टर्स थे। इट इज ऑल्सो नोटेबल दैट रॉयल पीपल ऑफ मैत्रक डायनेस्टी वॉज नॉट बुद्धिस्ट। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैत्रक डायनेस्टी के रूलर खुद बुद्धिस्ट नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी को सपोर्ट किया, फंड किया और प्रोटेक्ट किया। ये इंटेलेक्चुअल ओपननेस है, ये रियल टॉलरेंस है, ये रिलीजन से अलग रिलीजन के इंस्टीट्यूट को सपोर्ट करना, यही था एशियन इंडिया की ग्रेटनेस। 775 AD द एंड। The 775 AD Arabians attacked, Maitraks were defeated and university were closed down. ये एक ट्रेजेडी था। 775 AD में अरब जो लोग थे, अरबियंस लोग, उन्होंने वल्लभी पर कहीं ना कहीं अटैक किया था और मैत्रक डायनेस्टी हार गई थी। क्योंकि मैत्रक डायनेस्टी हार गई, वल्लभी जो थी वो हमेशा के लिए बंद हो गई। 300 साल की लेगेसी एक अटैक में खत्म हो गई। द नेम ऑफ फेमस स्कॉलर्स वर रिटन ऑन द गेट। गेट पर स्कॉलर्स के नाम लिखे हुए हैं, लाइक अ हॉल ऑफ फेम। स्कॉलर्स गेटिंग पब्लिक रिकॉग्निशन एंड होनर। स्कॉलर्स बाय शोइंग देयर एजुकेशन वर गेटिंग हायर राइट्स इन राज्यसभा। स्कॉलर्स जो अपना नॉलेज प्रूव कर सकते थे, उन्होंने हायर स्टेटस मिलता था कोर्ट के अंदर। नॉलेज का रिस्पेक्ट था, पूरा का पूरा एक रुतबा था जो राज्यसभा के अंदर प्रेजेंट होता था। Knowledge worship and particular system of education made the universities famous not only in India but also in the world of that time. World famous, वल्लभी गुजरात की यूनिवर्सिटी वर्ल्ड फेमस थी 7th सेंचुरी में। स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड यूज्ड टू कम हियर फॉर एजुकेशन इन द यूनिवर्सिटी। इंडिया और अब्रॉड से, दोनों जगह से बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आते थे। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी रियल सेंस में, सब सब्जेक्ट, सब ब्रांचेस ऑफ नॉलेज था यहाँ पर। किंग और लैंडलॉर्ड डोनेट करते थे, ये एक कम्युनिटी सपोर्ट इंस्टीट्यूशन था। लॉयल्टी, लोग वल्लभी से कनेक्टेड फील करते थे, अपने यूनिवर्सिटीज मानते थे, इसलिए डोनेट करते थे। आर्ट्स और साइंस दोनों होलिस्टिक एजुकेशन, यही था वल्लभी का विजन। स्टूडेंट्स, अब हम आखिरी स्लाइड पर हैं और मैं चाहता हूं कि 1 मिनट रुकते हैं और फील करते हैं कि आज हम कहां कहां गए। पार्ट 1 में हम गए प्रिमिटिव मैन के पास, वेदास तक, कालिदास तक, नरसिंह मेहता तक, तमिल संगम तक।
पार्ट 2 में हम गए कश्मीर के राइटर के पास, पृथ्वीराज चौहान के कोर्ट पोएट के पास, अमीर खुसरो के पास, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान थे जो भक्ति सेन के पास गए, कबीर, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, मुगल कोर्ट्स में अकबर, जहांगीर, बहादुर शाह जफर और फिर इंडिया की एशियन यूनिवर्सिटी नालंदा, तक्षशिला, वाराणसी और वल्लभी। ये एक कंप्लीट जर्नी थी। स्टूडेंट्स, एक लास्ट थॉट छोड़ के जाना चाहता हूँ। जब हम ये चैप्टर पढ़ते हैं तो हम सिर्फ लिटरेचर नहीं पढ़ते, हम ये समझ रहे हैं कि इंडिया एक ऐसा सिविलाइजेशन है जिसने हजारों साल पहले वेदास लिखे, जब दुनिया लिटरेसी भी नहीं जानती थी। दुनिया की पहली ग्रामर बुक दी अस्थानदाही, दुनिया का सबसे बड़ा एपिक लिखा महाभारत, यूनिवर्सिटीज बनाई जब यूरोप में यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट भी नहीं था, उर्दू जैसी ब्यूटीफुल लैंग्वेज क्रिएट की जो दो कल्चर का फ्यूजन थी, और इन सब के बाद भी ये सिविलाइजेशन सर्वाइव की, फ्लोरिश की, और आज भी हम उस हेरिटेज को कैरी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब आप इस चैप्टर का एग्जाम देते हैं, फैक्ट्स मत लिखो, सिर्फ एक सेंस ऑफ ओनरशिप के साथ लिखो। ये मेरा हिस्ट्री है, ये मेरा सिविलाइजेशन है, इसको रटो मत, इसको समझो और फिर लिखो। एक और रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि नेक्स्ट जो चैप्टर के वीडियोस है वो आप तक पहुंच पाए। कमेंट में बताओ आपको कोई डाउट हो या कुछ और ज्यादा आपको डिटेल में कुछ समझना हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। चैप्टर 4 कंप्लीट होता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।